जय हिंद साथियों, पर्यावरण टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इनको ज़रूर सॉल्व करें। और इससे पहले भी बहुत से वीडियो अपलोड किए गए हैं पर्यावरण प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? इसमें कारण है, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा कारण है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। तो इसमें दो कथन दिए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत है, तो रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, ये तो सही बात है। लेकिन ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित, तो गलत है। और रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती, ये भी गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो कौन कौन से बैक्टीरिया है, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, वो होते हैं हमारे आर्सेनिक, ऑप्शन सी। अगला है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, तो किसके हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, या मृदा प्रदूषण के, या ध्वनि प्रदूषण के? तो लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं? तो यह होते हैं वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो इसमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प और ऑक्सीजन। तो देखिए, जब पृथ्वी पर वनस्पति या वन समाप्त हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि पेड़ों से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका होती है? देखिए, इसमें कथन है, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। दूसरा कथन है, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। तीसरा कथन है, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अम्लीयता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। इसमें तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन ए है केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी एक और तीन, और डी है एक दो तीन। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, सबसे ऑप्शन ए यानी केवल एक ऑप्शन सही है, जो कि यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। ठीक है। अगला है, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेगी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? कारण बताना है। कारण दिए हुए इसमें, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। बी है, पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तन कर देती है। सी है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं जाने देती है। या डी है, उपयुक्त कथनों में ए, बी और सी इनमें से कोई भी सही नहीं। इसमें बताना कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्यों होती है? कारण है इसमें, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। दूसरा है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो इन कूटों के आधार पर उत्तर का चयन करना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक या फिर केवल दो और तीन, सी है केवल एक और तीन, और डी है एक दो तीन। तो इनमें से बताना है कौन सा कूट सही है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, केवल एक और तीन सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, किसी जगह की फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है
तो किस बात को सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को, डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो देखिए किसी जगह का जो फ्लोरा होता है वह पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? ऑप्शन है हमारे जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या वायुमंडल में। तो देखिए जो मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं स्थलमंडल में। ठीक है, अगला है पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो जो पाइरहेलियोमीटर है इसके लिए ऑप्शन है हमारे सन स्पॉट को, या बी सोलर रेडिएशन को, सी हवा ताप को, या डी पौधों के ताप को। तो जो पाइरहेलियोमीटर होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी सोलर रेडिएशन मापने के लिए। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, या सी पाइक्लोक्लाइन, या डी केमोक्लाइन। तो जो जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है वह कौन है? तो ये जो हेलोक्लाइन है ये हमारी जल लवणता और प्रवणता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रिता जो अंडाकार कक्षीय मार्ग है, बी है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता या जिसे झुकाव कहते हैं, सी विषुव आयन जो पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति होती है, डी है सौर किरणित ऊर्जा या सौर विकिरण। तो इसमें बताना है कि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है ना? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है सौर किरणित ऊर्जा और सौर विकिरण है, ये हमारे इससे संबंधित नहीं है ऑप्शन। अगला है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो कहाँ पर? स्थल में, स्थलमंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो देखिए अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो हमारे स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। अगला है एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी परिस्थिति तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो जैवमंडल, भूभाग, जीवोम या समुदाय। तो देखिए इसको हम कहते हैं जैवमंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो प्रतिशत में नापी जाती है उसे हम कहते हैं अपेक्षित आर्द्रता, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है एल्बिडो प्रभाव अपेक्षाकृत उच्च कब होगा? ऑप्शन है हमारे प्रातःकाल और देर संध्या काल में, बी केवल प्रातःकाल को, सी मध्यकाल मध्याह्न में, या डी केवल देर संध्या काल में। तो एल्बिडो जो अपेक्षाकृत उच्च होता है वह होता है हमारा प्रातःकाल और देर संध्या काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है कौन सी है? तो जलोढ़ है, लाल है, लेटेराइट या फिर काली है। तो इसका ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो देखिए जो लेटेराइट मिट्टी है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होती है कि वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त हो जाती है। अगला है वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त किया जा सकता है तो कैसे? ऑप्शन है हमारे अंश प्रति मिलियन में, या बी किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में, सी अंश प्रति ट्रिलियन में, या डी अंश प्रति मिलियन में। तो जो वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो यह किया जाता है अंश प्रति मिलियन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो बताना है, ऑप्शन है हमारे अंडमान निकोबार, अंडमान, बी ऑप्शन निकोबार, सी मिनिकॉय, डी लक्षद्वीप। तो जो भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है वह कौन सा है? तो यह भारत का हमारा लक्षद्वीप है ना, ऑप्शन डी। अगला है निम्न में से कौन सा एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? ऑप्शन नंबर कवक, हरितपादप,
सी जीवाणु या डी कीट। तो कौन सा वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? तो जो जीवाणु हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो वायुमंडल में बताना है आपको कौन सी गैस दूसरे नंबर में आती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वायुमंडल में दूसरे नंबर पर आती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे पहले हमारी नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन। अगला है हमारा, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना है? तो 44%, 23%, 40% या फिर 21%। तो हवा में जो वायु का ऑक्सीजन का प्रतिशत है वह कितना है? तो जो हवा में वायु का प्रतिशत है वो हमारा है 21%, यानी 21, ऑप्शन डी। अगला है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? बताना है, वेम्बनाड लैगून, चिल्का लैगून, पुलिकेट लैगून या फिर कोलेरू लैगून। तो जो सबसे विशालतम है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, चिल्का लैगून। अगला है हमारा, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त कहलाता है, तो वह कौन सा होगा? तो ऑप्शन पारिस्थितिक तंत्र, एक्यूमेन, एमडीसी या नन एक्यूमेन। तो विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं नन एक्यूमेन, ऑप्शन डी। अगला है, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। सेकेंड है, तापमंडल, क्षोभमंडल, बहिर्मंडल, मध्यमंडल या समतापमंडल। सी है, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, तापमंडल या बहिर्मंडल। डी है, तापमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और बहिर्मंडल। तो 25 का हमारा जो सही है वो होगा हमारा ऑप्शन ए, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। अगला है, लवण जो जल का अवशोषित करता है कहलाता है। ऑप्शन हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनाइड्रस लवण या फिर हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। वायुमंडल की परतें हैं और विशेषता हैं, पहली सूची में परतें और दूसरी में विशेषता दी हैं। तो क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल। तो आयनमंडल का एक भाग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और इसको कूट दिए हुए हैं कि इसमें इनमें से कौन सा कूट सही है। तो ए में दिया है 4 3 2 1, बी में दिया है 1 2 3 4, सी में दिया है 2 1 4 3, डी में दिया है 3 4 1 2। तो इन कूटों को मिलाना है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको हम मिलाते हैं तो ए का हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका तीसरा, इसका दूसरा और यहाँ से इसका पहला। अगला है, समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण की कार्य सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है जूप्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन या सी मछली, डी समुद्री। तो किसमें सर्वाधिक कार्य होता है? तो वह होता है हमारे फाइटोप्लांक्टन में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पर्यावरण प्रतिफल है तो किसका है? जैविक तत्व का, अजैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, उपरोक्त सभी का। तो देखिए पर्यावरण हमारा सभी का
प्रतिफल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण है बताना है। इसके 3-4 कारण दिए हुए हैं और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें बताना है कौन सा कूट सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल, या फिर डी है 1 2 3 4। तो इनमें से सही कूटों का चयन करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी केवल 1। अगला है, पौधों का विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो इसमें स्थिति दी हुई है, जलवायु की स्थिति, मृदा स्थिति, या पर्यावरणीय स्थिति, या सामाजिक स्थितियाँ। तो इसमें बताना है कौन सी प्रभावित करने वाली स्थिति है। तो इसमें सही होगा हमारा जलवायु स्थिति, ऑप्शन ए। अगला है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसमें हमारे कूट दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूटों में से चयन करना है कौन सा हमारा सही है। तो आकाश में कापासी वर्षा मेघों के मिलने से, बी तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, तीसरा है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। तो इनमें से कूट दिए हैं केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पवन वेग मापी, या हाइग्रोमीटर, या सी थर्मामीटर, या सूर्य विकिरण मापी। तो आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी।